कहानी की शुरुआत होती है इस जानकारी के साथ कि एक समय आया जब पृथ्वी तबाही की कगार पर था। मौसम बदल रहा था। एक बहुत ही खतरनाक और न खत्म होने वाली आइस की शुरुआत हो चुकी थी। पेड़ पौधे मरने लगे, खाना खत्म हो रहा था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अंतरिक्ष में एक दरवाजा प्रकट हो गया। एक वार्म होल का पता चला कि उसके पार एक दूसरा सौरमंडल है और वहाँ पर एक ग्रह है बिल्कुल जीने लायक, और उस ग्रह को रिया नाम दिया गया है। पृथ्वी तो वैसे ही खत्म हो रही थी। अब इंसानों के पास रिया ही एक ऐसा और आखिरी उम्मीद बचा हुआ था जहाँ इंसान पृथ्वी की तरह रह सकते थे। मगर अंतरिक्ष में जाना भी इतना आसान नहीं था और यहाँ सरकार कुछ खास लोगों को ही भेजने में कामयाब रही। और तभी यहाँ एक नई बात पता चलती है। रिया पर समय बहुत तेजी से गुजरती है। पृथ्वी का एक साल रिया के 18 साल के बराबर था। मतलब कोई इंसान वहाँ गया भी तो पृथ्वी पर उसके लिए सब कुछ बदल जाएगा। शुरू में लोग रिया पर जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी पर हालात बिगड़ते गए लोगों को मजबूरन वहाँ जाना पड़ा। सरकार यहाँ गिने चुने लोगों को ही रिया पर भेज रहा था, पर बाकी के लोग वहाँ जाने के लिए मजबूरी में इलीगल तरीके से रिया जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। और अब इस ग्रह पर भी एक नई सरकार बन चुकी थी। वो पृथ्वीवासियों को अपना दुश्मन समझने लगे थे, क्योंकि अब उन्होंने वहाँ अपना एक नई दुनिया बसा ली थी। और तभी हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर ब्रैंड मार्शल को दिखाया जाता है, जो कि लीगल तरीके से रिया जाने की कोशिश कर रहा था। वो एक शिप में पृथ्वी से निकला और अब वो एक कैप्सूल में है। उसके साथ और भी लोग थे, पर वो सारे मारे जाते हैं और ब्रैंड को भी चोट लगी थी। समस्या ये थी कि कैप्सूल में बस कुछ घंटे के लिए ऑक्सीजन बची थी। उसे जल्द ही किसी स्पेसशिप तक पहुंचना था, वरना बाकी लोगों की तरह वो भी मारा जाएगा। ब्रैंड के पास एक एडवांस एआई था जिसका नाम उसने एडिसन रखा था। तभी एडिसन ने डिटेक्ट किया कि पास में ही एक निशा नाम की एक अंतरिक्ष यान है जो कि शायद रिया की ओर जा रहा है। ब्रैंड के पास बस दो ही ऑप्शन बचे थे, या तो वो इस कैप्सूल में ही मर जाए और दूसरा या तो उस यान तक पहुँचने की कोशिश करे। यकीनन वो दूसरा रास्ता ही चुनता है। एआई उसे गाइड कर रहा था और इधर कैप्सूल में ऊर्जा बहुत ही कम बची थी, इसलिए उसे हाई स्पीड से उस शिप के करीब जाना होगा और वहां से तुरंत मुड़ना होगा। और यह हाई स्पीड इंसानी शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक थी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसका शरीर टूट जाएगा और उसकी दिल की धड़कन भी बंद हो जाएगी। ब्रेन के पास एक खास तरह का ड्रग भी होता है जिसे वो अपने बॉडी पर इंजेक्ट करता है, जिससे वो सुरक्षित रहेगा। ब्रैंड के पास और दूसरा कोई चारा नहीं था और वो अपना काउंटडाउन शुरू कर देता है। जैसे ही कैप्सूल निशा से जुड़ता है, हाईली जी फोर्स के कारण ब्रैंड बेहोश हो जाता है और पृथ्वी पर अपने बीते हुए दिन को याद करता है, जब उसने अपनी बेटी रायली के साथ उसकी मां को दफनाया था। और अंतिम संस्कार के बाद वो अपने घर दादाजी के पास लौटते हैं। और तभी यहाँ एक पड़ोसी महिला भूख की शिकायत कर रही थी, क्योंकि उनके खेतों में अब कुछ भी नहीं उगता। बूढ़े व्यक्ति को उस पर दया आ जाता है और वह उसे कुछ खाने को देता है। जब वह चली जाती है तब ब्रैंड उस पर नाराजगी दिखाता है और कहता है इस हालात में भी किसी को अपना फूड सप्लाई करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वह बताता है कि उन्हें तुरंत भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि पड़ोसी उनका पर्दाफाश करे, लेकिन वो बुजुर्ग मना कर देता है। तभी प्रेजेंट में ब्रैंड स्पेसशिप के अंदर एंट्री करता है और एडिसन को एक्टिव करता है। वो शिप के अलग अलग पार्ट्स को इंस्पेक्शन करने लगते हैं और जल्द ही ब्रैंड को यहाँ मरे हुए लोगों की बॉडी मिलती है। वो सोचने लगता है कि आखिर इतनी दूर स्पेस में ये किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे। और जल्दी उन्हें दीवार पर क्रू मेंबर की फोटो दिखाई पड़ती है और फिर याद करता है कि रिया के लोग खुद को इंसानों से बेहतर और अधिक एडवांस मानते हैं। ब्रैंड को यहाँ खाना और दवाइयों का भंडार मिलता है, लेकिन तभी एडिसन उसे बढ़ते हुए रेडिएशन की वार्निंग देता है। उसी समय ब्रैंड देखता है कि एक महिला जिसका नाम मोसा है उस पर गन तानी खड़ी है। वह उसे जहाज के क्रू मेंबर की हत्या के दोषी मान रही थी, जबकि ब्रैंड यहाँ उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी अभी वो यहाँ पहुँचा है। गुस्से में महिला कहती है कि रिया के लोग पृथ्वीवासियों को सप्लाई भेजते रहते हैं और बदले में उन्हें ये सब मिल रहा है। ब्रैंड कहता है कि अगर वह दोषी है तो उसे मार डालें, लेकिन उसी समय वो उस महिला को धक्का देकर भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वो महिला शिप के हर एक कोने को बहुत अच्छी तरह से जानती है और वह उसे एक दूसरी जगह पर पकड़ लेती है और ब्रैंड को नीचे गिरा देती है, लेकिन ब्रैंड इस बार भी उसे धक्का देकर भाग जाता है और मेडिकल रूम तक पहुँच जाता है। इसके बाद ब्रैंड दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन ठीक उस महिला के चेहरे के सामने वह जल्दी ही एक दवा लेता है और पास ही एक पॉट को देखता है जिसमें शिप के क्रू मेंबर्स का बॉडी रखा हुआ है। पास
पास ही एक स्क्रीन पर सभी क्रू की डेटा इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। तभी ब्रेन उस महिला की इंफॉर्मेशन ढूंढता है, लेकिन अभी भी समझ नहीं पाता कि शिप पर आखिर क्या हुआ था। तभी वो देखता है कि वो महिला मेडिकल रूम में घुसने की कोशिश कर रही है। तभी ब्रेन छिप जाता है और जैसे ही वो यहाँ एंटर होती है, ब्रेन उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन महिला जल्दी ही होश में आ जाती है और फायर स्प्रे सिस्टम को एक्टिव कर देती है, जिससे केबिन में मौजूद ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। ब्रेन इस महिला से बचने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे एक ऑक्सीजन की पाइप नजर आता है और वो वहाँ जाकर ऑक्सीजन से सांस लेना शुरू कर देता है। तभी वो महिला एक नया प्लान बनाती है। असल में ये सब इस महिला का ही एक प्लान था। उसने ही ये सिस्टम एक्टिवेट कर दिया था। खुद मास्क पहनकर शिप के सारी ऑक्सीजन को हटाने लगी थी, क्योंकि ब्रेन इससे मर सकता था। लेकिन ब्रेन को अपनी जान बचानी थी और इसलिए वो इस महिला से लड़ता है और यहाँ दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। ऑक्सीजन की वजह से यहाँ ब्रेन बेहोश होने लगता था, लेकिन वो उस महिला को एक जोरदार सुपर पंच देता है और महिला बेहोश हो जाती है और वो अब शिप के ब्रिज तक पहुँच जाता है। और उसी समय यहाँ एडिसन ने ऑक्सीजन सप्लाई रिस्टोर कर दी थी। ब्रिज से पूरे शिप को कंट्रोल किया जा सकता था। जब वो कंट्रोल सिस्टम को अटैक करने लगता है, तब एक शॉकिंग बात सामने आती है। इस शिप पर कोई एआई नहीं है और बिना एआई के इस शिप को चलाना ब्रेन के लिए बहुत मुश्किल था। दरअसल रिया के लोग एआई का इस्तेमाल करते ही नहीं थे। उनका मानना था कि इसी टेक्नोलॉजी से पृथ्वी तबाह हो गया था। और इतने में यहाँ उषा को भी होश आ गया। वो दरवाजे के पास आती है पर दरवाजा बंद था। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो ब्रेन से कह रही थी कि वो इस सिस्टम में कुछ एंटर ना करे, लेकिन ब्रेन जानबूझकर एक कमांड एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर उषा को अच्छा नहीं लगता। यहाँ एडिसन भी उसे सलाह देता है कि वो शिप के सिस्टम में उसे इंस्टॉल कर दे, इससे वो शिप को आसानी से कंट्रोल कर पाएगा। शिप के सिस्टम में इंस्टॉल होने के बाद एडिसन को पता चलता है कि ब्रेन ने ये सब करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शिप का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने लगा था। ब्रेन एकदम से फ्लोर पर गिर पड़ता है। असल में ब्रेन ने शिप को एक नए रास्ते पर सेट कर दिया था, जो कि उसे नहीं करना था, क्योंकि एक तो मैनली इन लोगों को स्पेसशिप को एक स्लिंग शॉट से बचना होगा और स्लिंग शॉट से ये बच भी गया तो एक रिफ्यूजी शिप से टकराने वाले हैं। ये ट्रेजेक्ट्री किसी ने सेट कर दी थी, यह थोड़ी देर बाद पता चलेगा और इसीलिए ओसा ने शिप के सिस्टम को एक्टिवेट नहीं किया था। ब्रिज से निकलते समय एक बार फिर से ओसा ब्रेन पर हमला करती है, लेकिन इस बार ब्रेन उसे शांत करता है और कहता है कि हमें मिलकर शिप को बचाना होगा। और अब ना चाहते हुए भी ओसा को ब्रेन की बात माननी पड़ती है, क्योंकि रेफू स्टेशन इनकी वजह से यहाँ हजारों लोगों की जान जाएगी। तभी एडिसन एक नया प्लान बनाता है कि ओसा को इंजन कंपार्टमेंट में जाकर स्पेसशिप को प्रोफेशनल सिस्टम को डिसेबल करना होगा। ब्रेन को स्पेसशिप के ब्रिज पर जाकर एक इमरजेंसी ओवरराइड सिस्टम को एक्टिवेट करना होगा। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है। जहाँ ओसा को जाना था वह एक बहुत बड़ी हॉल है। अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ी होती है तो वो स्पेस में चली जाएगी। खैर वो पृथ्वी के लोगों को पसंद तो नहीं करती थी, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। ब्रेन उससे बहस नहीं करता, क्योंकि वो और भी लोगों को बचाना चाहता था। यहाँ इन दोनों के अलावा यहाँ डेकर नाम का एक और बंदा था, जो गहरी नींद में सोया हुआ था। यहाँ ओसा इंजीनियरिंग कंपार्टमेंट में जा चुकी थी। असल में इनके रास्ते पर एक शिप का मलमा आने वाला था और इन्हें मैनुअली शिप को कंट्रोल करना होगा। अगर ये उस मलमे से टकरा जाते हैं तो इनका शिप खत्म हो जाएगा। पहले इन्हें लग रहा था कि डेकर गहरी नींद में है, पर असल में ये सब इसका सोचा समझा प्लान था। यहाँ शिप पर बाकी क्रू के साथ जो भी हुआ उसमें टेकर का ही हाथ था। जब ब्रेन और ओस शिप को ठीक करने लगे थे, तब टेकर पोर्ट से बाहर आया। इसके बाद एडिसन ब्रेन और ओसा को समझाता है कि हम मलमे के उस ढेर से गुजरने वाले हैं और इसलिए उन्हें शिप को मैनुअली ऑपरेट करना ही होगा। यह दो लोगों का काम था। खैर ये दोनों काफी कोशिशों के बाद उस शिप को यहाँ से निकालने में कामयाब तो हो गए, लेकिन इनका कूलिंग सिस्टम खराब हो जाता है और बहुत जल्दी ये एक स्टार के करीब से गुजरने वाले हैं। इस बार ब्रेन को जाना था और यहाँ कूलिंग कंपार्टमेंट का तापमान -40 डिग्री था और यहाँ ब्रेन को बस खराब वाली कूलिंग टिप को हटानी थी। और अब ओसा और ब्रेन को एक दूसरे पर भरोसा हो गया था। तो जब ब्रेन अपना काम पूरा कर लेगा तब ओसा दरवाजा खोलेगी। तब तक उसे बाहर इंतजार करना होगा। गर्म कपड़े पहनकर जब ब्रेन इस कूलिंग कंपार्टमेंट पे गया, तब ओसा बाहर आकर नोटिस करती है कि शिप के सिस्टम के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया है। जब वो बाहर आया तब देखा कि टेकर जाग चुका है। तभी वो हैरानी से कहती है, तुम जिंदा हो और ये सब तुमने क्यों किया? तभी टेकर गुस्से में आकर कहता है, तुम रिया वालों ने मुझे मजबूर किया। उन्होंने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है और अगर मैंने अपना मिशन पूरा नहीं किया तो वो मेरे बच्चों को
मार देंगे। निशा स्पेसशिप सिर्फ एक सप्लाई शिप नहीं है, इसमें एक सीक्रेट मिशन चल रहा है। रिया की सरकार चुप कर एक प्लान बना रही थी जिसमें वो एक अर्थ रिफ्यूजी स्टेशन को सीक्रेट डिस्ट्रॉय करने वाली थी ताकि वो पृथ्वी से यहाँ आए ही नहीं। टेकर भी पृथ्वी का था लेकिन वो अपने परिवार के खातिर बाकी लोगों को मारने के लिए तैयार था। और यहाँ हम देखते हैं कि इस स्पेसशिप पर एक बॉम्ब भी है जिसमें वो स्टेशन को नष्ट करने वाला है। और अब बाकी क्रू को इसका पता चला तो टेकर ने उन्हें मार दिया और अब वो ओसा से लड़ने लगा। दूसरी ओर ब्रैंड अपना काम कर चुका था और अगर ज्यादा देर वो इस कंपार्टमेंट में रहा तो ठंड से वो मारा जाएगा। और यहाँ ओसा भी नहीं थी जो दरवाजा खोले, इसलिए ब्रैंड को एक दूसरे रास्ते से बाहर आना पड़ा, पाइप से होते हुए, जहाँ उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। यहाँ ठंड के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी। टेकर एक सीनियर फाइटर था, ओसा से लड़ते हुए उसने ओवरराइड पैनल तोड़ दिया था जिससे स्पेसशिप बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गया था। लेकिन ओसा उससे लड़ती है और उसे हराकर वो ब्रैंड की मदद के लिए भागी जिसका शरीर जम चुका था। ओसा जल्दी उसे पोर्ट में सुला देती है। यह एक मेडिकल पोर्ट था इसलिए ब्रैंड जल्दी ही ठीक हो जाता है। ओसा उसे टेकर के बारे में बताती है और उसे किसी भी तरह से रोकना ही था। और यहाँ ये लोग उस स्टार के सामने से गुजरने की बात कर रहे थे जहाँ ये शिप स्लिंग शॉट करेगा। और यहाँ ब्रैंड टेकर को रोकने जाता है और शिप का कंट्रोल ओसा और एडिसन के पास था लेकिन टेकर ने उस बम को एक्टिवेट कर दिया था। और यहाँ ब्रैंड अब टेकर से लड़ता है और अंत में वो टेकर को मार देता है। कुछ देर बाद इनका शिप उस स्टार के ऑर्बिट से निकल आया लेकिन यहाँ बम एक्टिवेट हो चुका था और अब उन्हें दो काम करना था। इन्हें अपने शिप को वार्म होल की तरफ ले जाना था और दूसरा इन्हें उस बम से छुटकारा पाना था। लेकिन शिप का रास्ता बदलने के लिए उन्हें पूरे सिस्टम को रिस्टोर करना होगा और इसका मतलब ये था कि एडिसन खत्म हो जाएगा। ये सुनकर ब्रैंड को बहुत दुख हुआ क्योंकि एडिसन ही एक आखिरी याद बची थी उसकी बेटी की, लेकिन ये करना जरूरी था। वही वो बम को स्पेसशिप के बाहर फेंकने वाले थे लेकिन एयर लॉक छोटा था और बम का साइज बड़ा था। तभी एडिसन उसे समझाता है कि तुम्हें बम का खास हिस्से को पकड़कर बाहर निकलना होगा लेकिन बिना स्पेस सूट के नहीं। तब ब्रैंड एक स्पेस सूट पहनकर बम को बाहर ले आता है। यहाँ ओसा को उसकी फिक्र हो रही थी क्योंकि कुछ गलत हो गया तो वो स्पेसशिप में ही कहीं खो जाएगा। ब्रैंड यहाँ आखिरी बार ओसा की तरफ देखकर मुस्कुराता है और एयर लॉक खोल देता है। उसके कुछ देर बाद यहाँ धमाका होता है। ओसा को लगता है सब खत्म हो गया लेकिन फिर उसे ब्रैंड की आवाज सुनाई पड़ती है क्योंकि ब्रैंड को कुछ नहीं हुआ था और अब निशा स्पेसशिप सेफ है। और ब्रैंड और ओसा एक दूसरे को देखकर खुश हैं। और इस घटना के 9 महीने बाद उन्होंने अपने शिप को रिपेयर कर लिया था और अब ये रिया ग्रह के लिए रवाना हुए और ये उस वार्म हॉल से गुजरते हैं और तभी उन्हें एक रेडियो ट्रांसमिशन मिलता है। यह रिया अर्थ कंट्रोल है। इनसे पूछते हैं क्या आप निशा स्पेसशिप से हैं? उन्हें ये सब देखकर यकीन नहीं आ रहा था। दरअसल एडिसन ने खत्म होने से पहले ही सारे रिकॉर्ड को रिया पर भेज दिया था और अब ये रिया के ऑर्बिट में पहुंचे तो इनके सामने एक खूबसूरत ग्रह था और अब जहाँ ये अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।